नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने इक्विसिस्टम के अंदर बीजाणुदानी के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बीजाणु की संरचना जो बीजाणुदानियों के अंदर बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बीजाणुदानी की संरचना से या स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर से। तो जो बीजाणुदानियों के अंदर बनने वाले जो बीजाणु होते हैं वो गोल एक केंद्र की व क्लोरोप्लास्ट युक्त संरचना होती है। कैसी संरचना है? गोल एक केंद्र की और क्लोरोप्लास्ट युक्त संरचना होती है। बीजाणु की बीजाणु भित्ति हैं जो 4 सकेंद्रिक परतों में विभेदित होती हैं। तो स्पोर वॉल है जो कितनी परतों में डिफरेंशिएट होती है? 4 सकेंद्रिक परतों में विभेदित होती हैं। इसकी सबसे बाहरी परत को बीजाणु चोल या पेरिस्पोर कहा जाता है। पेरिस्पोर के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको मिडल लेयर या मध्य परत कहते हैं। मध्य परत के नीचे स्थित जो लेयर तीसरी परत होती है जिसको बाह्य चोल या एक्सोस्पोर कहा जाता है। और बीजाणु भित्ति की सबसे भीतरी परत को बीजाणु अंतःचोल या एंडोस्पोर के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इलेटर के बारे में। तो इलेटर क्या होते हैं? तो जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु की जो वाल होती है, जो सबसे आउटर लेयर जिसको अपन बीजाणु चोल कहते हैं, और इस बीजाणु चोल को बीजाणु बहिश्चोल या एपिस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बीजाणु की सबसे बाहरी परत जो होती हैं वो एपिस्पोर होती हैं, और ये एपिस्पोर क्या करती है? विपाटित या विघटित होकर या स्प्लिट होकर 4 पट्टियाँ बनाती है। कितनी पट्टियाँ बनाती है? 4 स्ट्रिप बनती हैं। और चारों पट्टियाँ क्या करती है? एक दूसरे से स्वतंत्र या पृथक रहती है, लेकिन ये बीजाणु से किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब ये जो पट्टियाँ होती हैं, इन पट्टियों के शीर्ष हैं जो चपटे और चम्मचनुमा होते हैं, यानी कि स्पूल लाइक होते हैं, और इन पट्टियों को है जो इलेटर कहा जाता है। और ये इलेटर हैं जो आर्द्रताग्राही होते हैं। वायु में आर्द्रता कम और अधिक होने पर इलेटर कम क्रम से क्या करते हैं? फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। और इलेटर का जो यूज़ होता है वो बीजाणु के प्रकीर्णन के समय पैराशूट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो इलेटर होते हैं वो टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले इलेटर हैं जो ब्रायोफाइट के अंदर इलेटर से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इलेटर के बारे में आप ध्यान रख लेना कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो इलेटर होता है वो इक्विसिस्टम की संरचना के अंदर पाया जाता है। और इक्विसिस्टम का जो स्पोर होता है उस स्पोर की सबसे आउटर लेयर है जो किसका फॉर्मेशन करती है? इलेटर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इलेटर वर्ड है जो या इलेटर के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम है जो स्पोर का है। और स्पोर के चारों तरफ है जो बीजाणु भित्ति हैं जो 4 सकेंद्री परतों में डिफरेंशिएट होती है। सबसे आउटर है जो पेरिस्पोर, उसके नीचे मिडल लेयर के नीचे एक्सोस्पोर के नीचे है जो एंडोस्पोर सिचुएटेड होती है। और ये जो सबसे बाहर की तरफ जो पेरिस्पोर होती है वो विपाटित होकर कितनी स्ट्रिप बनाती हैं? 4 स्ट्रिप बनाती हैं। और ये 4 स्ट्रिप क्या करती हैं? स्पोर की एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े रहते हैं। और इन स्ट्रिप का जो शीर्ष भाग होता है वो चपटे और स्पूल लाइक होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है? इलेटर। तो आपके सामने डायग्राम में है जो इलेटर की स्ट्रक्चर दे रखी है जो स्पोर की सबसे आउटर वॉल से बनते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं युग्मकोद्भिद के बारे में या गैमेटोफाइट के बारे में। तो जो बीजाणु होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, यानी कि इक्विसिस्टम के जो स्पोर्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और ये प्रकीर्णन के 10 से 12 घंटे के बाद ही हैं जो जर्मिनेट होकर युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके प्रकीर्णन में लगभग कितना टाइम लगता है? 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अगर ये प्रकीर्णित नहीं होते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। जो स्पोर होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो प्रथम विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। और ये दोनों कोशिकाएं हैं जो क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं, यानी कि ये हरे रंग के होते हैं। जो छोटी संतति कोशिका होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं जो लॉस्ट हो जाता है, और इसके ये क्या करती? इलोंगेटेड होकर फर्स्ट राइजोइड्स या प्रथम मूलाभास का निर्माण करती हैं। बड़ी संतति कोशिकाएं या लार्ज डॉटर सेल्स हैं जो डिवाइड होकर क्या करती हैं? ग्रीन प्रोथेलस का फॉर्मेशन करती हैं। इक्विसिस्टम के अंदर प्रोथेलस का जो आकार होता है और आमाप है वो वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशन कैसी है उसी के अकॉर्डिंग है जो प्रोथेलस का आकार और साइज होगा। जैसे
यदि अनेक बीजाणु एक ही स्थान पर अंकुरित होते हैं, यानी कि बहुत ही पास पास है जो सारे बीजाणु स्थित होता है और फिर वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, तो उनसे जो तंतु में फिलामेंटस का विकास होता है या डेवलप होता है। तो बीजाणु अगर एक ही स्थान पर जर्मिनेट हो रहे हैं तो किस प्रकार का प्रोथेलस बनता है? फिलामेंटस प्रोथेलस का निर्माण होता है। और इनके जो दूरस्थ सिरे होते हैं, जो फिलामेंटस प्रोथेलस होता है, उनके दूरस्थ सिरे पर कमजोर शाखाएं विकसित होती हैं। यदि स्पोर है जो दूर दूर अंकुरित होते हैं तो अपेक्षाकृत मोटा व गद्दीनुमा प्रोथेलस बनता है और इससे अनेक उदरू पंक्तियां विकसित होती हैं। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जो प्रोथेलस का निर्माण हो गया। इसके अलावा जो प्रोथेलस होता है उसका आधारी भाग की जो रंगीन कोशिकाएं से एक कोशिकीय मूलाभास विकसित होते हैं और जिनकी सहायता से ये अधोस्तर पर जुड़ा रहता है। तो मूलाभास किससे विकसित होती है? प्रोथेलस के अंदर जो आधारी भाग होता है उसके ऊपर उसके अंदर है जो क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं और ये रंगीन सेल्स क्या करती हैं? उनसे यूनिसेलुलर राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है और राइजोइड्स के द्वारा ये किसी न किसी होल्ड फास्ट पर अटैच रहते हैं। जो प्रोथेलस की ऊपरी भाग की जो सेल्स होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है और इनसे उदग्र व हरी पालियाँ विकसित होती हैं। और प्रोथेलस पर है जो नर और मादा जननांगों का विकास होता है। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसके ऊपर डेवलप होता है? प्रोथेलस पर ही डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विसिटम के अंदर प्रोथेलस की लैंगिकता या सेक्सुअलिटी ऑफ प्रोथेलस। तो इक्विसिटम के अंदर जो प्रोथेलस होता है वो उभय लिंगाश्री भी हो सकता है या एक लिंगाश्री भी हो सकता है। तो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा इसके अंदर लैंगिकता के बारे में अलग अलग मत दिए गए हैं कि इक्विसिटम की जो अधिकांश जातियां होती हैं, अधिकांश जातियों में जो प्रोथेलस होता है वो उभय लिंगाश्री होता है या मोनोसियस होता है। कहने का मतलब होता है नर और मादा जननांग है जो, यानी कि स्त्रीदानी और पुंदानी का डेवलपमेंट हो जो एक ही प्रोथेलस पर होता है। लेकिन कश्यप जो एक इंडियन साइंटिस्ट है, इनके अनुसार इक्विसिटम डिबाइल के अंदर यदि किसी स्थान पर अनेक बीजाणु संगन रूप से अंकुरित होते हैं तो छोटा प्रोथेलस विकसित होता है और इस पर केवल नर या स्त्री जननांग ही विकसित होते हैं। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जो इक्विसिटम डिबाइल होते हैं, अगर उससे बनने वाले जो स्पोर होते हैं वो पास पास ही एक दूसरे के पास पास ही जर्मिनेट होते हैं तो बनने वाला प्रोथेलस कैसा होगा? छोटा होगा और इसके ऊपर नर या मादा जननांग में से कोई एक जननांग का विकास होगा। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनो, इन दोनों में से किसी एक ऑर्गन का ही डेवलपमेंट होगा। यदि बीजाणु दूर दूर अंकुरित होते हैं तो प्रोथेलस हैं जो बड़े बनते हैं और उनमें पहले स्त्री दानियाँ बनती है और कुछ समय बाद ही उनमें जो पुंदानियों का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी प्रकार इक्विसिटम आर्वेंस के प्रोथेलस में भी दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में नर या मादा जननांग दोनों में से कोई एक जननांग विकसित होता है, जबकि अनुकूल परिस्थिति में जो दोनों जननांग है जो विकसित होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर प्रोथेलस के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो जो डायग्राम ए है वो स्पोर्स का डायग्राम है और इस स्पोर्स के अंदर स्पोर वॉल प्रेजेंट होती हैं। तो स्पोर वॉल की जो आउटर ये है जो स्पोर वॉल है, स्पोर वॉल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो तो इलेटर का फॉर्मेशन करती है। अब इस स्पोर्स के अंदर असमान विभाजन होता है तो एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका से जो स्मॉल सेल्स होती हैं उसके अंदर डिवीजन होता है। तो फर्स्ट जो राइजोइडल सेल्स बनती है और जो लार्जर सेल्स होती हैं उससे किसका डेवलपमेंट होता है? ग्रीन प्रोथेलस का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अंदर जो नीचे वाली सेल्स है तो राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। अपर वाली सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, तो 4 सेल्स बनती हैं। फिर आगे और इनके अंदर डिवीजन होता है। तो इस तरह से एक प्रोथेलस का फॉर्मेशन हो जाता है और इन प्रोथेलस की पारियों पर आर्थिगोनिया और एंथीरिडियम का डेवलपमेंट होता है। और इस राइजोइड्स के थ्रू, फर्स्ट राइजोइड्स के थ्रू ये जो ये किसी न किसी अधोस्तर से चिपका रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो विभिन्न जातियों में इक्विसिटम की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाले युग्मकोद्भिद या प्रोथेलस का डायग्राम है। तो डायग्राम ए के अंदर देखते हैं इस प्रकार के प्रोथेलस के अंदर एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम दोनों का डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार के प्रोथेलस के अंदर एंथीरिडिया और जो आर्चिगोनिया होता है वो एक ही प्रकार के प्रोथेलस के अंदर पाई जाती हैं
और इनका निर्माण है जो लॉब्स पर या पालियों पर होता है। और कुछ जो आर्चिगोनिया होती हैं, यानी कि एंथ्रीडिया तो है जो लॉब्स पर डेवलपमेंट होती हैं, और आर्चिगोनिया है जो बेसल पार्ट्स पर सिचुएटेड होती हैं। डायग्राम भी हैं जो इस प्रकार के प्रोथेलस के अंदर केवल एंथ्रीडिया का ही डेवलपमेंट होता है, और इसके लोअर पार्ट्स है जो राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। डायग्राम जो सी है वो आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट को शो करता है, और इसके अपर वाले पार्ट्स पर है जो फोटोसिंथेटिक लॉब्स होती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, और इसके लोअर पार्ट्स हैं जो राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं इक्विसिस्टम के अंदर सेक्स ऑर्गन या जननांग के बारे में। तो इक्विसिस्टम के अंदर जो स्त्रीदानी यानी कि आर्चिगोनियम और पुदानी यानी कि एंथ्रीडिया दोनों ही प्रोथेलस की पृष्ठीय मेरिस्टेमिक कोशिकाओं से विकसित होते हैं। तो इनका डेवलपमेंट किससे होता है? सुपरफिशियल सेल्स या मेरिस्टेमिक जो पृष्ठीय कोशिकाएं होती हैं उनसे होता है। और ये पृष्ठीय कोशिकाएं किससे डेवलप होती हैं? जो प्रोथेलस की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनसे जो इनका डेवलपमेंट होता है। प्रोथेलस का निर्माण है जो पालियों के आधार पर होता है। प्रोथेलस की जो पालियाँ होती हैं उसके आधार पर तो है जो स्त्रीदानियों का फॉर्मेशन होता है, जबकि इनके शीर्ष पर है जो पुदानियों का फॉर्मेशन होता है। तो पुदानियाँ कहाँ बनती है? प्रोथेलस की पालियों के शीर्ष भाग पर, और स्त्रीदानियाँ कहाँ बनती है? पालियों के आधार पर बनती हैं। और इनमें जो स्त्रीदानी का निर्माण है जो पुदानी से पहले होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्रीदानी के डेवलपमेंट के बारे में, या डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम के बारे में। इक्विसिस्टम के अंदर जो स्त्रीदानी का डेवलपमेंट है वो प्रोथेलस के उपांतों पर स्थित मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं या पृष्ठीय कोशिकाएं होती हैं वो आर्चिगोनियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं, यानी कि स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। क्या करती है? पृष्ठीय कोशिकाएं स्त्रीदानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। फिर इस स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है या परिणतिक विभाजन होता है। तो आउटर है जो प्राइमरी कवर सेल्स बनती है, यानी कि प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है, और इनर है जो केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो प्राथमिक आवरण कोशिका होती है उसके अंदर दो उदग्र विभाजन होते हैं, और ये दोनों विभाजन है जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो प्राइमरी कवर सेल्स है तो इसके अंदर कितने वर्टिकल डिवीजन होते हैं? 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, और दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 4 प्राइमरी नेक सेल्स, यानी कि 4 प्राथमिक गिरवा कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 4 प्राथमिक गिरवा कोशिकाओं में पुनरावर्त अनुप्रस्थ विभाजन, यानी कि वापस है जो इनके अंदर री डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 3 से 4 कोशिका ऊंची गिरवा या नेक का फॉर्मेशन होता है। अब जो इनर जो डॉटर सेल्स होती है जिसे अपन सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका कहते हैं, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो एक तो बनती है इसके अंदर प्राथमिक गिरवानाल कोशिका या प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, और एक बनती है अंडा कोशिका या वेंट्रल सेल्स। जो प्राइमरी गिरवानाल कोशिका होती हैं या प्राथमिक गिरवानाल कोशिका होती हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो इससे 2 गिरवानाल कोशिका या 2 नेक कैनाल सेल्स बनती हैं। जबकि एक अंडा कोशिका के अंदर भी अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो इससे भी 2 प्रकार की सेल्स बनती है। अपर साइड है जो स्मॉल सेल्स, और लोअर बेसल साइड है जो लार्ज सेल्स बनती हैं। स्मॉल जो सेल्स होती है उसको वेंट्रल सेल्स कहते हैं या अंडा नाल कोशिका कहते हैं, जबकि जो लार्ज सेल्स होती है जो आधारी भाग में सिचुएटेड होती है उसको अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। जो इक्विसिस्टम डेबाइल होता है उसके अंदर प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाएं जो अविभाजित रहती है। सामान्यतः तो क्या करती है? प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती है? प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाएं बनाती हैं, जबकि इक्विसिस्टम डेबाइल के अंदर प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाएं जो अविभाजित रहती हैं और नेक कैनाल सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। जबकि इक्विसिस्टम आर्वेंस व इक्विसिस्टम हाइमेल के अंदर जो प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुप्रस्थ की जगह उदग्र विभाजन होता है, और जिससे 2 गिरवानाल कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो साधारणतः जो इक्विसिस्टम की जितनी भी जाति है उनके अंदर जो प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, लेकिन इक्विसिस्टम आर्वेंस और इक्विसिस्टम हाइमेल के अंदर प्राथमिक गिरवानाल कोशिकाओं में कैसा विभाजन होता है? उदग्र विभाजन होता है। जबकि इक्विसिस्टम डेबाइल के अंदर जो प्राथमिक गिरवानाल
कोशिका होती हैं वो अविभाजित रहती हैं और वो डायरेक्टली क्या करती हैं, नए कैनाल सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो इक्विसिस्टम के जो प्रोथेलस होता है उसके ऊपर स्तनधानी के निर्माण की या डेवलपमेंट की प्रोसेस का डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम में जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स का डायग्राम दे रखा है और ये आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स किससे बनती है, जो पृष्ठीय कोशिका होती हैं वो किसकी तरह वर्क करती है, स्तनधानी प्रारंभिक या आर्चिगोनियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर आर्चिगोनियल इनिशियल्स के अंदर पेरिकिनल डिवीजन होता है, तो आउटर है जो प्राइमरी कवर सेल्स और इनर है जो सेंटर सेल्स बनती हैं। फिर इस प्राइमरी कवर सेल से नेक सेल्स का फॉर्मेशन होता है और जो सेंट्रल सेल्स होती हैं उसे प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अंदर की तरफ है जो एक अंडा कोशिका भी सिचुएटेड होती है, तो जो स्तनधानी होती है, आर्चिगोनी होती है, उसके अंदर आउटर है जो नेक और इसके नीचे की तरफ है जो नेक कैनाल सेल्स, इसके नीचे की तरफ वेंट्रल कैनाल सेल्स और सबसे नीचे की तरफ है जो एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या करती है, जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर, जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स है वो डिवाइड होकर क्या करती है, नेक कैनाल सेल्स की 2 कोशिकाएं बनाती हैं। फिर इसके नीचे की तरफ एक वेंट्रल कैनाल सेल्स होती है और सबसे नीचे की तरफ है जो आधारी भाग में एक अंड कोशिका होती हैं। अब इसके अंदर अपन देखें स्ट्रक्चर, तो सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है वो नेक सेल्स का होता है जो 3 से 4 कोशिका ऊंची होती हैं। फिर इसके अंदर की तरफ है जो गिरवा नाल कोशिकाएं होती है और गिरवा नाल कोशिकाओं के नीचे की तरफ है जो अंडा कोशिका होती हैं। तो एक मैच्योर जो आर्चिगोनी होते हैं उसके अंदर गिरवा कोशिकाएँ, दो गिरवा नाल कोशिकाएँ और इसके अलावा 2 यानी कि एक अंडा कोशिका, अंडा नाल कोशिका और एक अंड कोशिका होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्वधानी के विकास के बारे में।